हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू कल ऑब्जेक्टिव वर्सेस स्ट्रेटजी की बात करी थी। आज बचे हुए 6 टाइप ऑफ प्लान है मेरे पास, सभी खत्म करने हैं। प्लानिंग चैप्टर फिनिश करते हैं। बाबू सबसे पहले बात करेंगे पॉलिसी वर्सेस रूल्स। जैसे कि बोला था कि बेटा कुछ चीजें पेयर में ही समझ में आ सकती हैं, तो बेटा ये उनमें से एक चीज है जो पेयर में ही समझ में आएगी। ठीक है जी, मैं इसके बारे में पहले कुछ लिख देता हूं। ओ, कुछ बातें लिखी है मैंने पॉलिसी और रूल्स पर, बेटा फटाफट से समझते हैं इस चीज को। बेटा एक बहुत काम का वर्ड है जिससे केस स्टडी आइडेंटिफाई होती है, वो बेटा जनरल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक स्टेटमेंट है। करता हूं बात। बेटा पॉलिसी में मैंने लिखा है पॉलिसीज आर जनरल स्टेटमेंट दैट ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी इन एक्शन। बेटा पॉलिसी क्यों बनाई जाती हैं? इसीलिए बनाई जाती हैं ताकि आपके एक्शंस एक जैसे नजर आए, यूनिफॉर्म नजर आए, सबके लिए नजर आए। तो वो कहने का मतलब है, कई बार बेटा आप किसी दुकान पे शॉपिंग के लिए जाते हो तो बेटा उसने कहीं ना कहीं बेटा एक प्रिंट आउट निकाल के रखा होता है, फिक्स्ड प्राइस शॉप। बेटा वो एक आदमी के लिए नहीं है, ये उसकी पॉलिसी है कि वो किसी के साथ भी बेटा बात ही नहीं करता। जो प्राइस लिखा गया बस उसको उतना ही पे करना, कुछ नहीं। ठीक है ना। या बेटा कभी कभी लिखा होता है नो क्रेडिट, मतलब उनके उधार देने की कोई पॉलिसी है ही नहीं, वो उधार ही नहीं देते किसी को भी। या कई बार लिखा होता है नो बार्गेनिंग। समझ में आ रही बेटा बात? ये कुछ और नहीं बेटा, पॉलिसीज है। ठीक है जी। और जबकि रूल्स क्या है बेटा? रूल्स आर द स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स जो हमें बताते हैं बेटा क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो बेटा हम इसको पेयर में क्यों समझ रहे हैं, ये नहीं बात अभी तक पल्ले पड़ी मेरे। बेटा पेयर में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इन दोनों के बीच भी कहीं ना कहीं बेटा एक क्लोज रिलेशन है, तभी पेयर में पढ़ रहे हैं, वरना पेयर में ना पढ़ रहे होते। बेटा रूल्स आर फ्रेम्ड जस्ट टू इंप्लीमेंट द पॉलिसीज। बेटा रूल्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि पॉलिसीज इंप्लीमेंट कराई जा सके। कहने का मतलब क्या है बेटा? अगर मैं कहूं स्कूल में ना बेटा डिसिप्लिन की पॉलिसी है, बेटा डिसिप्लिन इज अ वेरी जनरल वर्ड, इट इज अ जनरल स्टेटमेंट। डिसिप्लिन से मुझे क्या समझ में आया? क्या डिसिप्लिन है बेटा? इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं, एंड रूल्स आर द स्पेसिफिक वन, वो एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है। डिसिप्लिन में ही एक कैटेगरी है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में, स्कूल में बच्चे पंक्चुअलिटी में ना नजर आए, टाइम पर ना आए, तो इतनी पनिशमेंट लगेगी या घर भेज देंगे। अगर बच्चों ने स्कूल की प्रॉपर्टी को डैमेज किया तो इतनी पनिशमेंट लगेगी या इतना अमाउंट उनसे रिकवर किया जाएगा। बाबू इस जनरल स्टेटमेंट को इंपोज करने के लिए रूल बनाए जाते हैं। समझ में आ रही है बात? डिसिप्लिन जनरल वर्ड, जनरल स्टेट, इससे कुछ नहीं पता लगेगा आपको। बाबू इसको इंप्लीमेंट कराने के लिए बहुत सारे रूल्स बनेंगे, और हमेशा ध्यान रखना रूल्स आर ऑलवेज रिजिड इन नेचर, और बेटा इसको तोड़ने पर हमेशा पेनल्टीज लेवाई की जाती हैं। ठीक है ना। अगर ये वर्ड भी दिख जाए किसी के स्टडी में तो बहुत बड़ा हिंट होता है कि रूल की चर्चा चल रही है। समझ में आ रही है बेटा बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? और बेटा ऑर्गेनाइजेशन पे पता नहीं किस किस चीज के लिए कितनी सारी पॉलिसीज हो सकती हैं, आप सोच भी नहीं सकते। लोग करते हैं बेटा बात शुरू, स्कूल के बाहर निकलते हैं। बेटा ऑर्गेनाइजेशन में हैव अ रिटर्न पॉलिसी, होती है कि नहीं होती? होती है रिटर्न पॉलिसी। फ्लिपकार्ट अमेज़न के पास फ्लिप है रिटर्न पॉलिसी या नहीं है ना रिटर्न पॉलिसी। बेटा इसको इंप्लीमेंट करने के लिए उन्होंने रूल भी बनाया। मान लो, मेरे को नहीं पता क्या रूल है, मान लो उन्होंने रूल ये बनाया कि अगर आप 1 to 7 days में रिटर्न करते हो तो हम क्या करेंगे, विदाउट अ रीजन रिटर्न ले लेंगे, कोई कारण भी ना बताओ और रिटर्न कर दो। ठीक है जी। 7 to 15 days में करते हो तो विद रीजन हम रिटर्न एक्सेप्ट कर लेंगे, और 15 days के बाद हम रिटर्न एक्सेप्ट नहीं करते। ये हमारे रूल्स हैं। विंडो ही बंद हो जाती है रिटर्न की 15 दिन के बाद, उसके बाद विंडो ही नहीं खुलती, कुछ भी कर लो आप। ठीक है ना। रूल्स हैं, स्ट्रिक्टली अप्लाई होंगे, तोड़ने पर पनिशमेंट है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बेटा ऑर्गेनाइजेशन में हैव अ प्राइसिंग पॉलिसी। प्राइसिंग पॉलिसी हो सकती है कि नहीं?
बाबू मान लो मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है और हमने इस प्राइसिंग पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना है, तो हमने रूल बनाए कि मान लो बेटा हमारी कंपनी 200-300 प्रोडक्ट बनाती है। हमने रूल बनाया कि अगर कोई प्रोडक्ट हमारा 100 रुपए तक वैल्यू करता है तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट का ना 10% प्रॉफिट चार्ज कर लेंगे। अगर हमारा प्रोडक्ट कोई 100 से ऊपर है और 1000 तक है तो हम क्या करेंगे, 20% प्रॉफिट चार्ज कर लेंगे कॉस्ट में। और अगर 1000 के बियॉन्ड चला जाता है तो हम 30% प्रॉफिट चार्ज कर लेंगे। कोई भी हो सकता है रूल, तो ये तो जस्ट एक एग्जांपल है। मान लो आपने एक प्रोडक्ट बनाया, उसकी कॉस्ट आई आपको 72 रुपीज, क्या रूल है, 10% प्रॉफिट चार्ज करेंगे, 7.2 चार्ज करेंगे। आपने बेटा 7.2 चार्ज किया, लगभग 80 रुपए का बेचना शुरू कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटर को एमआरपी प्रिंट कर दी 100 कि बीच का मार्जिन वो भी कमा सके। अगर आपने एक प्रोडक्ट बनाया बेटा, लेट्स सपोज के बोलता हूं 600 में, अच्छा जी इस कैटेगरी में फॉल करता है, 20% जोड़ना है, 120 जोड़ा, 720 आ गया, एमआरपी प्रिंट करा, 900 रुपए बेच दिया मार्केट में, बाकी डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर रिटेलर के लिए कमाने के लिए छोड़ दिया। तो ऑर्गेनाइजेशन में हैव अ प्राइसिंग पॉलिसी टू। रिटर्न पॉलिसी समझ में आई, प्राइसिंग पॉलिसी समझ में आई बेटा। ऑर्गेनाइजेशन में हैव अ परचेज पॉलिसी, में हैव अ डिस्काउंट पॉलिसी, और पता नहीं ब्ला ब्ला कितना कुछ हो सकता है बेटा। परचेज पॉलिसी हो सकती है कि नहीं बाबू, जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है वो आज भी बेटा अपनी परचेज पॉलिसी के लिए एक रूल बनाकर चलती है कि हमें 90 to 95% परचेजेस अपनी लार्ज स्केल इंडस्ट्री से करनी है। पर हम नहीं चाहते कि इंडिया की एसएसआई तबाह हो जाए, तो हम 5 से 10% ऑर्डर कहीं ना कहीं एसएसआई को भी देंगे। रूल देखो उनके अपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के लिए। सीबीएसई के पास भी है ना पॉलिसी, कुछ 75% से बिलो अटेंडेंस हुई तो बोर्ड का एग्जाम देने नहीं देंगे। होने वाला वो नाटक शुरू कुछ दिन बाद, ठीक है ना जी। वो बात मैंने कहा याद तो कराई दो, ऐसा कुछ होता है, ठीक है जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, समझ में आ रही है बेटा सारी बात, ठीक है जी। जनरल स्टेटमेंट, स्पेसिफिक स्टेटमेंट बेटा, जनरली रिजिड इन नेचर, जनरली बेटा पेनल्टी लेवाई होती हैं, और बहुत सारे पॉलिसीज के मैंने एग्जांपल देने की कोशिश करी, मेरा ख्याल बेटा चली गई होगी बात यहाँ पर, ठीक है जी। बढ़ाएं बात को आगे, बाकी चर्चाएं अगर कुछ रह भी जाएं तो बेटा एक आधी बात मैं केस स्टडी के टाइम पर भी कर दूंगा, ठीक है जी। बाबू चर्चा को आगे बढ़ाते हैं बेटा, मेथड वर्सेस प्रोसीजर, इसकी बात करनी है बेटा। वैसे तो ये वर्ड देखने में बहुत जनरल नजर आते हैं और ज्यादातर केस स्टडी सिर्फ इनके नाम से ही आ जाती है या सिनोनियम से ही आ जाती है, ठीक है जी। फिर भी बेटा कुछ एक्स्ट्रा बातें जो मुश्किल बातें वो मैं कर दूंगा। बाबू प्रोसीजर तो मेरा ख्याल सब समझते होंगे नाम से बेटा। बाबू ज्यादातर पेपर में केस स्टडी आती है, 3-4 वर्ड है बेटा इसके सिनोनियम, सीक्वेंस या क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, या बेटा किसी भी काम को करने का ऑर्डर, किसी भी काम को करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका। बाबू ये 4 नाम बड़े फेमस हैं प्रोसीजर की केस स्टडी आइडेंटिफाई करने के लिए, सबसे ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है जी। बाबू मैगी बनाने का एक प्रोसीजर है, फटाफट बताओ, हमेशा बताता हूं मैं आपको ये बात, मैगी बनाने का एक प्रोसीजर है। बाबू प्रोसीजर है तो बेटा उसी क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में चलेगा ना, क्या हम कोई भी स्टेप स्किप कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते बेटा, समझ में आती है ना बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। यही सारे वर्ड सबसे ज्यादा काम आएंगे बेटा। बाबू मेथड्स क्या होते हैं, अगर बेटा मैं इसके सिनोनियम ढूंढने शुरू करूं तो बेटा मेथड्स मींस वे आउट टू परफॉर्म अ टास्क, ठीक है ना, या बेटा कह दो किसी भी काम को करने के ऑल्टरनेटिव। मेथड स्टडी भी थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा बाबू, एक काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, वही तो मेथड होते हैं। आप कह लो बेटा किसी भी काम को करने के वे आउट्स, किसी भी काम को करने के ऑल्टरनेटिव्स, यही होते हैं ना मेथड। एक लाइन और लिख देता हूं बेटा। बाबू मेथड के लिए एक वर्ड बहुत बहुत ज्यादा रिपीट होता है बेटा, प्रेस्क्राइब्ड मैनर टू परफॉर्म, टू परफॉर्म अ टास्क और अ स्टेप, टू परफॉर्म अ टास्क, और बेटा मैं स्लैश करके लिख देता हूं स्टेप। एक मिनट मेरी तरफ देखना, और बाबू ये चीज मैं और क्लियर करूंगा। अब मैं जो तगड़े लेवल की बात है मेथड में वो करने जा रहा हूं, मेथड और प्रोसीजर में। बाबू जब भी मैं किसी भी काम को करने के स्टेप बाय स्टेप टास्क आइडेंटिफाई करता हूं ना,
उस स्टेप बाय स्टेप टास्क में हर एक स्टेप में आपको कहीं ना कहीं मेथड नजर आ जाएगा। यानी कि मैंने लास्ट टाइम जो आपको एग्जांपल दिया था वही देता हूं बाबू। आप कोई पब्लिशिंग हाउस हो, ठीक है जी, लेट्स सपोज एपीसी पब्लिकेशन हाउस, ठीक है जी, जिनकी हम किताब पढ़ते हैं, ठीक है जी बाबू। वो बहुत सारी किताबें प्रिंट करते और छापते हैं, बहुत सारे ऑथर के लिए काम करते हैं बाबू। आपको पता है क्या रोल रहता होगा, कैसे मतलब प्रिंटिंग तक पहुंचते होंगे, कैसे हम बेटा मार्केट में लॉन्च करते होंगे प्रोडक्ट, बहुत सारे स्टेप से गुजरना पड़ता होगा बेटा। ऑब्वियसली सबसे पहला स्टेप शायद ऐसा ही होगा बेटा कि हमें पेपर रोल खरीदना होता होगा। पहले हम पेपर ही खरीदते होंगे, उसके बाद बेटा शायद हो सकता है हम पेपर की कटिंग करते हो, है ना। उसके बाद बेटा शायद हम प्रिंटिंग करते हो, और उसके बाद बेटा हम बाइंडिंग करते हो, और उसके बाद बेटा प्रोडक्ट मार्केट फिट हो और मार्केट में बेचने लायक बन जाए, ऐसे ही कुछ करते होंगे बेटा। शायद प्रिंटिंग करने का यही एक प्रोसीजर होता होगा, जितनी हमारी नॉलेज है, ना तो पब्लिशिंग हाउस आप है ना मैं, हमारी नॉलेज कहती है ऐसे ही होती होगी बेटा प्रिंटिंग, ठीक है जी। अब आपको बता देता हूं बेटा, हर एक स्टेप को परफॉर्म करने के बहुत सारे प्रिस्क्राइब्ड वेज हैं, बहुत सारे प्रिस्क्राइब्ड मैनर हैं। यानी कि बेटा प्रोसीजर के हर स्टेप में कहीं ना कहीं बेटा मेथड्स लगाए जा सकते हैं, और स्टेप के अंदर बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। अब आप खुद सोचो बेटा, आपको पेपर रोल बाय करना है बेटा, पेपर एक क्वालिटी का आता है क्या? एक क्वालिटी? सर मैं कहता हूं आप जितने यहां पर बैठे हैं, अगर सब अपनी अपनी नोटबुक निकाल लो ना, जो अलग अलग सब्जेक्ट्स की आपने बनाई हुई है, तो 4-5 पेपर की क्वालिटी तो यहीं पर आ जाएंगी बाहर। तो आप समझ सकते हो मार्केट में कितनी क्वालिटी होती होंगी ना। होता है ना बेटा, एक रफ पेपर है बिल्कुल, एक सेमी रफ है, एक फेयर में भी बहुत अच्छा है, और पेपर में अगर थोड़ा सा आइडिया हो बेटा 50 जीएसएम, हाँ मोटाई भी होती है उसकी, 70 जीएसएम, 110 जीएसएम, ऐसा भी पेपर आता है। समझते हैं ना बेटा बात को? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है जी। हाँ सर बोलो सर। अच्छा, ये इन्हें क्या बोलना है, बोलना लव लेटर कौन से जीएसएम के पेपर पे लिखो, इन्हें और क्या पूछना वैलेंटाइन वीक में, वो भी। चलो जी बाबू, लो आगे बढ़ाते हैं बेटा बात को। बाबू अब कटिंग करनी है, कटिंग करने का बेटा कोई एक ही मैनर है क्या? कोई एक ही वे आउट है क्या? बाबू आप खुद समझो, आपकी सभी बुक्स क्या बेटा एक ही साइज की होती हैं क्या? नहीं। अब आप देख लो, आप अकाउंट्स की तीनों बुक उठाकर देख लो तो अलग अलग साइजेस में प्रिंट होंगी, 2-3 ऑथर उठाकर देख लो तो अलग अलग साइजेस। बेटा एनसीईआरटी उठाकर देख लो वो अलग साइज है, प्राइवेट राइटर वो अलग साइज है। क्या सभी के सभी A4 साइज में प्रिंट कर देते हैं क्या? मतलब ही नहीं होता। और आपको थोड़ा सा आइडिया हो तो A4 मार्केट में A3, A2, A1, B5 ऐसे ऐसे बहुत सारे बाबू साइजेस अवेलेबल होते हैं। समझ में आ रही है ना बेटा बात? तो किसी भी काम को करने के बेटा बहुत सारे वे आउट हो सकते हैं, इन्हें हम प्रिस्क्राइब्ड मैनर या मेथड भी बोलते हैं। बेटा अगेन प्रिंटिंग करनी है बाबू, प्रिंटिंग करने का कोई एक फॉन्ट है बाबू? अगर आप उठाकर देखो MS वर्ड, कोई कभी किसी ने चलाया हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो आप समझ सकते हो बेटा फॉन्ट कितने होते हैं बाबू। देखते देखते ही परेशान हो जाओगे, इतने फॉन्ट अवेलेबल है, और फॉन्ट में भी कितने साइजेस हैं भैया, 11, 12, 13, 14, 15, 16, जितने मर्जी बड़े साइज को प्रिंट कर दो। इवन बेटा बोल्ड कर लो, इटैलिक कर लो, अंडरलाइन कर लो, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है। तो सर प्रिंटिंग का भी कोई एक तरीका नहीं हो सकता, किसी काम को करने के कितने सारे तरीके हैं, समझ सकते हो। अगेन बेटा अगर आखिरी स्टेप पे चले जाओ तो बाइंडिंग करने का कोई एक तरीका है, तो बाइंडिंग करने के भी कितने तरीके हैं बाबू। कोई स्टेपलर पेन से बाइंड करता है, कोई बेटा सिलाई वाली बाइंडिंग करता है, कोई कैसे बाइंड करता है, कोई कैसे बाइंड करता है। समझ सकते हो ना बेटा इस चीज को? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्का से समझ में आ रही है बात? यानी कि बेटा किसी भी काम को करने का जो प्रोसीजर होता है, जो स्टेप बाय स्टेप बेटा टास्क है, जो बेटा क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है, हर स्टेप में आपको कई मेथड्स नजर आ जाएंगे बेटा, कई वे आउट्स नजर आ जाएंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? क्लियर है बेटा? हम इस बात को लेकर आगे बढ़ाएं बेटा बात को। बाबू दो टाइप ऑफ प्लान अब हमारे पास बचते हैं। अब बेटा ये सोलो जाना है हमें इसमें, ठीक है जी। जो भी पेयर की फॉर्म में पढ़ाए जा सकते थे मैंने सभी पढ़ा दिए बेटा, अब सोलो जाना। बाबू दो चीजों की चर्चा करनी है बेटा, एक बजट और दूसरा प्रोग्राम, और बेटा चैप्टर फिनिश, और फिर बेटा कल का हमारा क्या टास्क है वो भी बता दूंगा आपको, ठीक है जी।
बता दूंगा, है कल। कल चैप्टर 1 है, ठीक है ना, एक ही दिन में 1.25 घंटे का बैच है। तो वो अगर बुधवार को छुट्टी चाहिए तो कल तो आना पड़ेगा, और नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, वो पसंद है भाई, आधे बच्चे कह रहे थे जरा। चलो अभी मैं करूंगा इसके बारे में बात, पहले मेरे को चैप्टर खत्म करना है। बिल्कुल सब सामने देख लो बेटा, सब सामने देख रहे हैं बेटा। बजट की ना एक डेफिनेशन है, और पेपर में वो डेफिनेशन लिखोगे तो टीचर पे एक बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। सबसे पहला काम यही करना, ठीक है जी। बस डेफिनेशन भी रटनी नहीं है बेटा हमारे को बाबू, वो डेफिनेशन भी मैं समझाऊंगा। फिलहाल मैं बता देता हूँ बजट की डेफिनेशन और उसके बेटा कुछ हाईलाइटेड वर्ड। बाबू, बजट इज एन क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, budget is a quantitative statement of expected results which is prepared for future period of time, which is prepared for future time period, कुछ भी लिखो। लो पुत्र बाबू, 3 बहुत काम के वर्ड है बजट की डेफिनेशन में। अगेन बेटा डेफिनेशन आपको एग्जांपल के साथ साथ ही क्लियर हो जाएगी, कभी खुद रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद दिमाग में चली जाएगी। मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, बजट इज अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स व्हिच इज प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। बेटा ऑर्गेनाइजेशन विल प्रिपेयर अ बजट फॉर एवरी मेजर एक्टिविटी, जितनी भी मेजर एक्टिविटी होती है सबके लिए बजट बनाती है ऑर्गेनाइजेशन। बेटा ऑर्गेनाइजेशन में हैव अ कैश बजट, में हैव अ परचेज बजट, में हैव अ प्रोडक्शन बजट, में हैव अ सेल्स बजट, में हैव अ मार्केटिंग बजट, यानी कि हर मेजर एक्टिविटी के लिए बजट हो सकता है। बाबू एग्जांपल देता हूं एक कैश बजट का, ताकि आपको क्लियर कर सकूं बेटा क्या चीज होती है बजट। ऑल्दो बेटा अभी जो आप पढ़ रहे हो बजट के ऊपर एक पैराग्राफ पढ़ोगे छोड़ दोगे। बाबू कभी आपको सब्जेक्ट पढ़ने का मौका मिलेगा कॉस्टिंग एंड एफएम, तो कॉस्टिंग में बेटा जब पढ़ोगे तो बजटरी कंट्रोल करके एक प्रैक्टिकल चैप्टर, ठीक है जी, हमने पढ़ा तो आपको थोड़ा सा हिंट दे देंगे बेटा जितना आपकी जरूरत है, ठीक है जी। लेकिन बेटा ये बजट कोई बनाना, ये कोई थ्योरेटिकल टास्क नहीं है, आपसे खुद बनवाया जाएगा बेटा, प्रैक्टिकल चीज है बिल्कुल, ठीक है जी। बाबू मैं कैश बजट का एग्जांपल दे रहा हूं, उससे डेफिनेशन भी क्लियर करूंगा और कैसे होता होगा बजट ये भी चर्चा कर दूंगा। बेटा आज 1 अप्रैल 2003 है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है, और हम अपने लिए टारगेट लेना चाहते हैं। और बेटा हम अपने लिए टारगेट जो डिसाइड कर रहे हैं, दैट मींस जो प्लानिंग कर रहे हैं, वो हम बजट बना बना कर रहे हैं, ठीक है जी। तो बेटा आज से हमने बजट बनाना शुरू करा, और हम जब बजट बना रहे हैं तो बेटा पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है जी। बाबू मैंने बजट बनाना शुरू किया कैश बजट। बेटा ऑब्वियसली मुझे जो ओपनिंग बैलेंस होगा 1 अप्रैल 2023 को ये पता होगा, 31 मार्च 2023 को जो क्लोजिंग बैलेंस है कैश का, वही तो अगले दिन ओपनिंग बैलेंस है, ये तो मुझे पता होगा। बेटा मैंने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, ये बेटा फिगर मेरे को बिल्कुल एक्चुअल पता होगी, ठीक है जी। इसके अलावा बेटा बजट में जितनी भी फिगर्स मैं लिखने वाला हूं, एक भी एक्चुअल फिगर नहीं है बाबू, सिर्फ एस्टिमेट्स हैं बेस्ड अपॉन द रीजनेबल अजम्पशन, सिर्फ अंदाजे हैं, लेकिन ये वो अंदाजे जो रीजनेबल अजम्पशन के बेसिस पे लिए गए हैं। यानी कि बिल्कुल आप ये कहो 100% फेक है तो फेक भी नहीं है, 100% ओरिजिनल है तो ओरिजिनल डेटा भी नहीं है। हाँ ऐसा अंदाजा है कि इतना तो होगा ही होगा, इतना हो सकता है टास्क पूरा, ठीक है जी। तो बाबू मैं कैश बजट बना रहा हूं, जितने भी मुझे लगता है जहां जहां से भी जिस भी सोर्स से बेटा मेरे पास कैश आ सकता है मैं सब लिखना शुरू करूंगा, और जिस जिस सोर्स से बेटा मेरे पास से कैश आ सकता है सब लिखना शुरू करूंगा। बेटा अंदाजा लगाया गया, टॉप लेवल ने बुलाया सेल्स मैनेजर को, जी बताओ फटाफट से कैश सेल्स कितनी कर दोगे। अब आपको ये भी दिखाई देगा बजट प्रिपरेशन में बहुत सारे मैनेजर्स को बैठना पड़ता होगा, क्योंकि बेटा सीईओ एमडी नहीं बता सकता कैश सेल्स कितनी होगी, ये तो सेल्स मैनेजर से ही पूछना पड़ेगा। तो सेल्स मैनेजर का अंदाजा है जी पिछली बार हमने कर दिया था 10-12 लाख रुपए का काम, इस बार हमारे को लगता है 20% के आसपास कुछ ग्रोथ होनी चाहिए, अंदाजा है 14-15 लाख रुपए के आसपास कैश सेल्स होनी चाहिए। उससे पूछा जी जब आप उधार सेल करते हो तो कितना रिकवर कर दोगे डेटर से, तो उसने बताया जी कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, कि पिछली बार 6 लाख रुपए का काम किया था, 6 लाख रुपए आ गए थे डेटर से, इस बार उम्मीद है 8 लाख रुपए आ जाने चाहिए, ठीक है जी। तो परचेज मैनेजर को बुलाया गया, फटाफट से बताओ कैश परचेजेस कितनी। तो बाबू उन्होंने भी कुछ अपने अंदाजे पेश किए कि पिछली बार इन्होंने काम किया था 7-8 लाख रुपए का, इस बार अंदाजा 10 लाख रुपए की तो कैश परचेज होगी होगी।
तो बेटा 10 लाख रुपए कैश में चले जाएंगे। बेटा उसके बाद कैश पे टू द क्रेडिटर, कितना कैश पे करना पड़ेगा क्रेडिटर को, कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, तो उन्होंने बताया जी आउटस्टैंडिंग बैलेंस तो 15 लाख के आसपास है, अगर 50% भी पे कर दोगे तो क्रेडिटर रुक जाएंगे कुछ टाइम पीरियड के लिए। तो बेटा आपने अंदाजा लगा दिया कि 7.5 लाख रुपए इनको देने पड़ेंगे। यानी कि बेटा सारी कैश इनकम, सारे कैश एक्सपेंसेस लिखे जाते होंगे और सभी डिपार्टमेंटल मैनेजर बैठते होंगे जिनसे रिलेटेड वो चीजें हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं कैश बजट आता होगा सामने। आप समझ सकते हो बेटा इतना सिंपल नहीं है जितना बोलना मेरे लिए आसान है, इतना सिंपल नहीं है। और ये एक बजट बनाने में बेटा कई दिन लग जाते हैं। और आप समझो मैंने क्या बोला, ऑर्गेनाइजेशन हर मेजर एक्टिविटी के लिए बजट बनाती है, तो बेटा ये कई महीनों का काम है। यानी कि प्लानिंग बेटा इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। याद आ रही है वो लिमिटेशन? प्लानिंग सच में टाइम कंज्यूमिंग है बेटा, इतना आसान नहीं होता। ठीक है जी बाबू, जब मैं सारी कैश इनकम कैश एक्सपेंसेस लिख दूंगा, मान लो बेटा कैश निकल कर आया 15 लाख, इसका मतलब समझते हैं सब, ये जो 15 लाख निकल कर आया कि 31 मार्च 2024 को मेरी ऑर्गेनाइजेशन का अंदाजा है कि कैश 15 लाख रुपए होना चाहिए। समझ में आई बेटा बात? अब मेरी तरफ देखना 2 मिनट। मैंने क्या डेफिनेशन बोली थी, मैं जस्टिफाई कर दूं। मैंने बोला था बेटा बजट इज द क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, दिखाई दे रहा है बेटा सब चीजें क्वांटिटेटिव है, मैंने कुछ भी चीज क्वालिटेटिव नहीं लिखी। बजट इज द क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, ये 15 लाख इज द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। बजट इज द क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स व्हिच इज प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर टाइम पीरियड। बेटा फ्यूचर के लिए तो बना रहा हूं, 1 अप्रैल 23 को बैठकर 31 मार्च 24 तक की बातें कर रहा हूं। दिखाई दे रही है बेटा? पूरी की पूरी डेफिनेशन बेटा मैंने एग्जांपल से बनाई है, ठीक है ना? कितनी सिंपल डेफिनेशन हो जाती है बेटा। बजट सर्व एज द प्लानिंग एज वेल एज कंट्रोलिंग डिवाइस। बजट प्लानिंग डिवाइस भी है, कंट्रोलिंग डिवाइस भी है। और आपको बता देता हूं कंट्रोलिंग में एक टेक्निक होती थी बजटरी कंट्रोल, वहां पर भी सेम एग्जांपल होता था, 3 से 4 साल पहले कोर्स से काट दी गई, मेरे नोट्स में आज भी प्रिंटेड, मैं पढ़ाता नहीं हूं, अभी भी प्रिंटेड है आपके नोट्स में। ठीक है जी, अब सुन लो समझ लो जरा। बच्चे पूछते हैं प्लानिंग डिवाइस तो चलो समझ में आता है कि कैसे प्लान किया जा रहा है, भाई प्लानिंग का काम ऑब्जेक्टिव सेट करना है जी, ऑब्जेक्टिव सेट हो गया कि कैश 15 लाख होना चाहिए। बच्चे कह रहे हैं प्लानिंग समझ में आ गया बेटा, कैसे ये कंट्रोलिंग डिवाइस है? बेटा कंट्रोलिंग का काम है एक्चुअल परफॉर्मेंस आना, एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना विद स्टैंडर्ड, कमियां ढूंढना, करेक्टिव एक्शन लेना, यही काम है ना? इतना तो कंट्रोलिंग पढ़ चुके हो बाबू। अब ये सोचो है ना, आज 31 मार्च 2024 आ गई और बेटा कैश निकला 13 लाख। इस 13 लाख को हम किससे कंपेयर करेंगे? विद स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड कितना सेट हुआ था कैश बजट में कि कैश कितना होना चाहिए? 15 लाख, कमी रह गई, डेविएशन आ गए, नेगेटिव डेविएशन ऑफ 2 लाख। क्या करें बेटा? करेक्टिव एक्शन ले। बाबू जब जांच पड़ताल की गई तो पता लगा बेटा कैश परचेजेस 10 नहीं 12 लाख रुपए हुई, और पूरा का पूरा 2 लाख का डिफरेंस इस वजह से राइज हुआ। सर आप क्या सोच रहे हो, परचेज मैनेजर बच जाएगा? करेक्टिव एक्शन तो होगा। क्लियर है बेटा बात? तो बाबू कैश बजट दिखाई दे रहा है, प्लानिंग के काम कैसे आया, कैसे इससे कंट्रोलिंग हो गई पूरी की पूरी। तो बेटा बजट आपके कोर्स में एक लौता ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो प्लानिंग एज वेल एज कंट्रोलिंग डिवाइस है। किसी टाइम पर पेपर का फेवरेट क्वेश्चन होता था ये 1 मार्क क्वेश्चन, विच सर्व एज अ प्लानिंग एज वेल एज कंट्रोलिंग डिवाइस, तो आंसर होता था बजट। क्लियर है बेटा? मैंने क्लियर करने की कोशिश की, बजट समझ आया बेटा? बाबू एक आखिरी चर्चा, बाबू एक आखिरी टाइप ऑफ प्लान पर प्रोग्राम। लो पुत्र समझते हैं जरा क्या चीज है ये भी। बेटा मुझे लगता है सबसे मुश्किल केस स्टडी आइडेंटिफाई करनी प्रोग्राम की होती है। मेरे दिमाग में जब भी कोई ऐसी स्टेटमेंट आती है जहां मुझसे टाइप्स ऑफ प्लान पूछे जाते हैं, मैं सभी लगाकर देख लेता हूं, जब मुझे लगता है सातों में से मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा तो मुझे लगता है कि अब प्रोग्राम हो सकता है। इतना मुश्किल हो जाता है कभी कभी इसको आइडेंटिफाई करना। ठीक है जी, मुश्किल क्यों हो जाता है समझा देता हूं, पता लग जाएगा आपको। बेटा प्रोग्राम है एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। मैंने कहा था ना बेटा 2 ही चीजें कॉम्प्रिहेंसिव, एक स्ट्रेटजी कल पढ़ी थी बात, और एक बेटा प्रोग्राम। बाबू कॉम्प्रिहेंसिव मतलब ये एक नहीं, ये मल्टीपल चीजों से मिलकर बना है। बाबू प्रोग्राम 5 चीजों का कॉम्बिनेशन है, एक भी नहीं 5 चीजों का कॉम्बिनेशन। ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स,
और बजट। 5 चीजें मिलाकर प्रोग्राम है, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स और बजट। बाबू कैसे केस स्टडी में प्रोग्राम का इंट होता है ये समझो। कई बार आपसे पूछा जाता है बेटा विच टाइप ऑफ प्लान इज द मोस्ट डिटेल्ड टाइप ऑफ प्लान, मोस्ट डिटेल्ड टाइप ऑफ प्लान कौन सा है? बेटा वो प्रोग्राम ही है, इतनी सारी चीजें एक में ही समाई हुई है, इससे डिटेल्ड कुछ नहीं है। या कई बार आता है बेटा मोस्ट डिटेल्ड टाइप ऑफ प्लान विच कवर द माइन्यूटेस्ट डिटेल, जो छोटी से छोटी डिटेल भी कवर कर लेता हो, वो अगेन आंसर इज प्रोग्राम। बाबू 5 चीजों का कॉम्बिनेशन है, एग्जाम्पल क्या है इसके? एग्जाम्पल बाबू ज्यादातर पेपर में पूछे जाने वाला एग्जाम्पल था कंस्ट्रक्शन ऑफ अ शॉपिंग मॉल या इशू ऑफ सिक्योरिटीज। बाबू ज्यादातर पेपर में आते हैं ये ना। बेटा कंस्ट्रक्शन ऑफ अ शॉपिंग मॉल, अगर आप बहुत सारे मॉल आपने ऐसे देखे होंगे जहां बेटा 100% बिल्डिंग चल रही होगी, ठीक है ना, सभी के सभी आउटलेट रेंट पे चढ़े हुए हैं, लीज पे चढ़े हुए हैं बेटा, और आपने ऐसे भी बहुत सारे मॉल विजिट किए हैं, या ऐसे भी मॉल विजिट किए हैं जहां बेटा 1 से 2 फ्लोर बने हुए हैं, जहां बेटा सिर्फ 1-2 आउटलेट चढ़े हुए हैं, बाकी सब बेटा बेरान है, ठीक है जी। और आपने ऐसे भी आउटलेट, ऐसे भी मॉल्स देखे हैं बेटा जहां आधी बिल्डिंग चढ़ी हुई है और आधी खाली पड़ी हुई है, सबने सब देख लिया। लेकिन चलो मैं आपको बता देता हूं बेटा, चाहे आपने सब कुछ देख लिया, शॉपिंग मॉल जब आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो सच में बेटा ये 5 बातें आपके दिमाग में घूम ही रही होती हैं। नो डाउट बेटा देयर इज ऑलवेज अ बजट, ठीक है ना, ये तो कह ही नहीं सकता कि कोई बजट नहीं है। लेकिन अंटे मॉल 6 साल पहले बिका था बेटा 2200 करोड़ रुपए का, देयर एग्जिस्ट सम बजट, ऐसा तो हो ही नहीं सकता बेटा, चाहे सेल हो चाहे कंस्ट्रक्शन हो, एक बजट तो डिसाइडेड होता ही है। दूसरी बात बेटा कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव भी होता है आपके पास। ज्यादातर बेटा मॉल के केस में ऑब्जेक्टिव यही होता है, टू अर्न द मैक्सिमम रेंटल इनकम और टू अर्न द मैक्सिमम लीज इनकम। कहीं ना कहीं बेटा ये इनकम कमाना एक ऑब्जेक्टिव होता है बहुत अच्छा। तो वो आपको आइडिया है इलांटे मॉल से जो ऑनर है उनको रेंटल इनकम या लीजिंग की कितनी इनकम होगी, लीज रेंट की, कोई आइडिया? देखो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। जिसकी रकम 5-6 साल पहले 2200 करोड़ हो, तो आज भी प्रॉपर्टी के दाम तो भैया भाग ही रहे हैं, कम से कम बेटा आज की तारीख में होना चाहिए वो 3500 करोड़ के आसपास। और वो जिसने इतना इन्वेस्ट किया हुआ है, आप समझ सकते हो उसको कुछ तो रिटर्न चाहिए, ठीक है, 1-2% महीना तो चाहिए रिटर्न। और बेटा इतनी उनको आती होगी रेंटल के तौर पर ही, ठीक है ना। पहला ही शोरूम इलांटे में अगर फ्रंट गेट से एंट्री करो तो बेटा जारा का है राइट हैंड साइड पे ही बेटा, और ठीक ठाक बड़ा शोरूम है और ठीक ठाक सेल भी है और वो तगड़ा ब्रांड भी है, ठीक है ना। 50 लाख रुपए महीना तो अकेला वही पे करता है हमको, ठीक है जी। और इलांटे मॉल इतना छोटा तो है नहीं कि जारा के बाद खत्म हो गया। अब आप बाकी का आइडिया लगा सकते हो, मेरे हिसाब से तो 60 से 70 करोड़ रुपए पर मंथ रेंटल इनकम ही होगी, ठीक है ना बाबू। तो ये तो कहने की बात नहीं है कि बजट भी होता है, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव भी मैंने दिखा दिया कि ऑब्जेक्टिव कैसे होता है बाबू। अब बात कर देता हूँ रूल्स की, पॉलिसी की और प्रोसीजर की। पहले बेटा सीधी सीधी बात करते हैं प्रोसीजर पे। देखो कोई भी शॉपिंग मॉल कंस्ट्रक्ट हो रहा है या कोई भी मॉल कंस्ट्रक्ट हो रहा है बेटा, सबसे पहला चीज, सबसे प्रोसीजर का सबसे पहला स्टेप क्या है बेटा? उसको चलाने का ना एक पर्टिकुलर स्टेप है, वरना आप देखोगे चलेगा ही नहीं कोई भी मॉल। सबसे पहला स्टेप है बेटा सिनेमा हॉल लेकर, सबसे पहले फुटफॉल लेकर आओ, ठीक है ना। आप अपने शहर के भी मॉल को देख लो जो मॉल के नाम पर दबा हो, ठीक है ना सर, स्टेप वही है, पहला स्टेप यही है। आप देखोगे जितने भी आपने अपनी आंखों के सामने मॉल देखे होंगे, जहां जहां भी विजिट किया होगा, तरीका यही होगा जो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। सबसे पहला स्टेप यही है बेटा, पहले सिनेमा हॉल लेकर आओ। जैसे ही लोगों का फुटफॉल बढ़ने लगे, नो डाउट वो अंदर सर्व करते हैं, ठीक है, पर वो बहुत कॉस्टली सर्व करते हैं, तो बेटा साथ ही साथ क्या करो, अब 2-3-4-5 फूड कोर्ट ले आओ जो सस्ते हो, जो compete करे, जहाँ कंज्यूमर का भला हो, ठीक है ना। कंज्यूमर का फुटफॉल और बढ़ेगा बेटा ऐसा करने पर। तो वो जहां फुटफॉल थोड़ा सा और बढ़ने लगे, अब ले आओ बेटा शॉपिंग आउटलेट, ले आओ वी मार्ट, ले आओ बिग बाजार, ले आओ इजी डे, ले आओ रिलायंस ट्रेंड्स सर। बस उसके बाद शायद आपको कभी कुछ ना करना पड़े, उसके बाद ब्रांड आपके पास खुद भागते हुए आएंगे, खुद रेंटल इनकम आपको पे करेंगे और खुद बेटा आपसे रेंट पर बिल्डिंग लेंगे, स्पेस लेंगे। लेकिन तरीका यही है बेटा, प्रोसीजर में पहला स्टेप शॉपिंग वही है, सिनेमा हॉल ही है, फिर फूड कोर्ट ही है, फिर कुछ शॉपिंग आउटलेट है, और फिर धीरे धीरे बढ़ेगा वो आगे। चलाने का तरीका सेम है, सबको देख लेना, बड़े से बड़ा मॉल ऐसे चला है, छोटे से छोटा ऐसे चला है बाबू।
पॉलिसी की बात कर लूं तो बेटा पॉलिसी ये है, मैंने तो बहुत सारे मॉल देखे हैं, आपने भी मेरा ख्याल बहुत सारे मॉल देखे हैं सर। आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा एक ही मॉल में दो सिनेमा हॉल, दो अलग अलग कंपनी ऑपरेट कर रही है, कभी भी नहीं देखा होगा। उनकी पॉलिसी है कि एक में ही देख लिया आपने पीवीआर भी और एक में ही देख लिया आईनॉक्स इंडिया भी, देखोगे नहीं। कभी देखा है ऐसा? कभी भी नहीं देखोगे। पॉलिसी है उनकी। तो वो देयर एग्जिस्ट सम रूल्स टू, ठीक है ना, रूल्स भी हैं। वो बात अलग है कि बेटा कितने सीरियसली फॉलो होते हैं वो तो पता नहीं, लेकिन किसी भी सिनेमा हॉल में एंट्री लेने से पहले वो आपकी चेकिंग करते हैं प्रॉपर, ठीक है ना जी, ठीक है ना। बाकी सीसीटीवी कैमरा के अंदर लगते हैं वो तो चलो ठीक है, चाहे फॉर्मेलिटी कर रहे हो पर करते ही हैं, ठीक है ना। किसी टाइम पर जब कोविड में सब कुछ बंद हुआ और उसके बाद जब खुला तो बेटा इलांटे में एंट्री के टाइम पर डबल डोज का सर्टिफिकेट दिखाना कंपलसरी हो गया था, एंट्री नहीं दे रहे थे मॉल में। तो हाँ, रूल्स भी होते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है ना। तो 5 चीजों का कॉम्बिनेशन रहता है प्रोग्राम, मोस्ट डिटेल टाइप ऑफ प्लान है विच कवर द माइन्यूटेस्ट डिटेल, ठीक है जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। लगभग सभी टाइप्स ऑफ प्लान खत्म हो चुके हैं, चैप्टर भी फिनिश हो चुका है, ठीक है ना जी। वो एक डेफिनेशन पे चर्चा रहती है, वो कल कर दूंगा जब शुरू करूंगा केस स्टडी। रखते हैं आज के लिए इतना ही है, बाय बाय।